प्रश्न 6। मूल अधिकार और राज्य की नीति के निदेशक तत्व एक दूसरे के पूरक हैं। मिनर्वा मिल्स मामले के संदर्भ में इस कथन की व्याख्या कीजिए। 200 शब्द। उत्तर, भूमिका। भारतीय संविधान के भाग 3 मूल अधिकार और भाग 4 निदेशक तत्व सामूहिक रूप से संविधान की अंतरात्मा कहलाते हैं। जहां मूल अधिकार राजनीतिक लोकतंत्र की स्थापना करते हैं, वहीं निदेशक तत्व सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र का मार्ग प्रशस्त करते हैं। मुख्य भाग। दोनों के बीच संघर्ष और विकास। संविधान लागू होने के बाद से ही दोनों के बीच प्राथमिकता को लेकर विवाद रहा, जिसे न्यायपालिका ने विभिन्न निर्णयों के माध्यम से स्पष्ट किया। प्रारंभिक संघर्ष। चपकम दोराई राजन मामले 1951 में उच्चतम न्यायालय ने मूल अधिकारों को निदेशक तत्वों पर वरीयता दी। संसदीय प्रयास। 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा संसद ने सभी निदेशक तत्वों को अनुच्छेद 14, 19 और 31 पर प्राथमिकता देने का प्रयास किया। मिनर्वा मिल्स मामला 1980 निर्णायक मोड़। इस मामले में उच्चतम न्यायालय ने एक ऐतिहासिक सिद्धांत प्रतिपादित किया, संतुलन का सिद्धांत। न्यायालय ने कहा कि भारतीय संविधान मूल अधिकारों और निदेशक तत्वों के बीच संतुलन की आधारशिला पर टिका है। सह अस्तित्व। एक को दूसरे पर पूर्ण वरीयता देना संविधान के मूल ढांचे बेसिक स्ट्रक्चर को बाधित करना है। पूरकता। निदेशक तत्वों के लक्ष्यों को मूल अधिकारों की बलि देकर प्राप्त नहीं किया जा सकता, बल्कि दोनों को एक दूसरे के साथ सामंजस्य बिठाकर लागू करना चाहिए। एक दूसरे के पूरक कैसे हैं? लक्ष्य की प्राप्ति। मूल अधिकार व्यक्ति को राज्य के विरुद्ध सुरक्षा देते हैं, जबकि निदेशक तत्व राज्य को कल्याणकारी कार्य करने के निर्देश देते हैं। बिना आर्थिक सुरक्षा DPSP के राजनीतिक स्वतंत्रता FR अर्थहीन है। न्यायिक व्याख्या। न्यायालय किसी कानून की संवैधानिकता की जांच करते समय अक्सर निदेशक तत्वों को आधार बनाकर मूल अधिकारों की सीमाएं तय करता है, जैसे अनुच्छेद 21 के तहत शिक्षा का अधिकार, जो पहले अनुच्छेद 45 में एक निदेशक तत्व था। निष्कर्ष। अंततः मूल अधिकार और निदेशक तत्व एक ही रथ के दो पहिए हैं। मिनर्वा मिल्स मामले ने ये स्पष्ट कर दिया कि इन दोनों के बीच कोई वास्तविक संघर्ष नहीं है, बल्कि ये एक संतुलित और न्यायपूर्ण समाज के निर्माण हेतु एक दूसरे के पूरक हैं। प्रश्न 7। प्रस्तावना संविधान का परिचय पत्र है। इसके महत्व और इसमें निहित न्याय की अवधारणा का विश्लेषण कीजिए। 150 शब्द। उत्तर, भूमिका। प्रख्यात न्यायविद N.A. पालकीवाला ने प्रस्तावना को संविधान का परिचय पत्र कहा है। ये पंडित नेहरू द्वारा प्रस्तुत उद्देश्य प्रस्ताव पर आधारित है और संविधान के मूल दर्शन, शासन के स्वरूप एवं नागरिकों के लक्ष्यों को स्पष्ट करती है। मुख्य भाग। प्रस्तावना का महत्व। संविधान की कुंजी। ये संविधान निर्माताओं के विचारों को जानने की कुंजी है। जब संविधान की भाषा संदिग्ध हो, तो न्यायालय इसके माध्यम से व्याख्या करता है। शासन का आधार। ये घोषित करती है कि भारत एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथनिरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य है। नैतिक मार्गदर्शन। ये संविधान को दिशा और उद्देश्य प्रदान करती है। न्याय की त्रिकोणीय अवधारणा। प्रस्तावना 3 विशिष्ट प्रकार के न्याय का आश्वासन देती है, जो रूसी क्रांति 1917 से प्रेरित हैं। सामाजिक न्याय। इसका अर्थ है जाति, धर्म, लिंग या रंग के आधार पर भेदभाव के बिना सभी नागरिकों के साथ समान व्यवहार। इसमें पिछड़े वर्गों और महिलाओं की स्थिति में सुधार शामिल है। आर्थिक न्याय। ये संपदा, आय और संपत्ति की असमानता को दूर करने पर बल देता है। सामाजिक और आर्थिक न्याय का संयुक्त रूप वितरणात्मक न्याय कहलाता है। राजनीतिक न्याय। इसका अर्थ है कि सभी नागरिकों को समान राजनीतिक अधिकार प्राप्त होंगे, चाहे वह चुनाव लड़ना हो या सरकारी कार्यालयों तक पहुंच। न्यायिक स्थिति। केशवानंद भारती मामले 1973 में सर्वोच्च न्यायालय ने माना कि प्रस्तावना संविधान का हिस्सा है और अनुच्छेद 368 के तहत इसमें संशोधन किया जा सकता है, बशर्ते इसके मूल ढांचे को नुकसान न पहुंचे। निष्कर्ष। निष्कर्षतः प्रस्तावना केवल एक औपचारिक घोषणा नहीं है, बल्कि यह उस महान आदर्श का प्रतिबिंब है जिसे भारत ने अपने नागरिकों के लिए निर्धारित किया है। ये संविधान की अंतरात्मा के रूप में हमेशा मार्गदर्शक की भूमिका निभाती है। प्रश्न 8। भारतीय संघ अविनाशी राज्यों का अविनाशी संघ नहीं, बल्कि विनाशी राज्यों का अविनाशी संघ है। अनुच्छेद 3 के संदर्भ में इस कथन की पुष्टि कीजिए। 200 शब्द। उत्तर, भूमिका। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 1 भारत को राज्यों का संघ यूनियन ऑफ स्टेट्स घोषित करता है। डॉक्टर अंबेडकर के अनुसार इसका अर्थ है कि राज्यों को संघ से अलग होने का अधिकार नहीं है। इसी संदर्भ में भारतीय संघ को विनाशी राज्यों का अविनाशी संघ कहा जाता है,
जिसकी शक्ति मुख्य रूप से अनुच्छेद 3 में निहित है। मुख्य भाग। अनुच्छेद 3 की शक्तियां। यह अनुच्छेद संसद को अधिकृत करता है कि वह साधारण बहुमत से किसी भी राज्य का क्षेत्र बढ़ा या घटा सकती है, 2 या 2 से अधिक राज्यों को मिलाकर नया राज्य बना सकती है, किसी भी राज्य की सीमाओं या नाम में परिवर्तन कर सकती है। अविनाशी संघ बनाम विनाशी राज्य। राज्यों का विनाश। भारत में राज्यों का अस्तित्व संसद की इच्छा पर निर्भर करता है। संसद किसी राज्य की सहमति के बिना भी उसका भूगोल बदल सकती है, जैसे 2014 में आंध्र प्रदेश का पुनर्गठन। इसलिए राज्य विनाशी हैं। संघ की अविनाशिता। कोई भी राज्य भारत से अलग होकर स्वतंत्र राष्ट्र नहीं बन सकता। संघ का अस्तित्व स्थायी और अखंड है। अमेरिकी मॉडल से तुलना। अमेरिका में अविनाशी राज्यों का अविनाशी संघ है, जहां राज्यों की सीमाओं को उनकी सहमति के बिना नहीं बदला जा सकता। इसके विपरीत भारतीय मॉडल प्रशासनिक सुविधा और राष्ट्रीय एकता को सर्वोपरि रखता है। संवैधानिक प्रक्रिया और संघीय संतुलन। यद्यपि संसद के पास अपार शक्ति है, फिर भी एक प्रक्रिया का पालन किया जाता है। राष्ट्रपति द्वारा संबंधित राज्य विधानमंडल को विचार हेतु विधेयक भेजना, यद्यपि संसद इन विचारों को मानने के लिए बाध्य नहीं है। ये सुनिश्चित करना कि परिवर्तन राष्ट्रीय हित और क्षेत्रीय विकास के अनुकूल हो। निष्कर्ष। यह अनूठी व्यवस्था भारत की विविधता और एकता के बीच संतुलन बनाने का साधन है। विनाशी राज्यों का अविनाशी संघ की अवधारणा ये सुनिश्चित करती है कि भारत की भौगोलिक और राजनीतिक एकता बनी रहे, जबकि बदलती आकांक्षाओं के अनुरूप आंतरिक सीमाओं का पुनर्गठन सुगम हो।